दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है अधिगम के सिद्धांतों में वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल लर्निंग ऑफ वाइगोत्स्की। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक के अधिगम के लिए समाज की भूमिका में सामाजिक कारकों के साथ बालक की अंतःक्रिया पर विशेष बल दिया और कहा कि समाज सांस्कृतिक और भाषा बल के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम में बताया कि बालक के अधिगम के लिए समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समाज के साथ साथ सामाजिक कारक समाज की भूमिका होती है और समाज के साथ साथ सामाजिक कारकों की भूमिका होती है। समाज और सामाजिक कारकों के साथ जब बालक अंतःक्रिया होता है तब बालक में संज्ञानात्मक विकास होता है, चीज बताया है। उसके बाद बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत के आधारभूत कारक, इसके कुछ कारक हैं। उन्होंने बताया कि ये सब कारक हैं, इन कारकों के माध्यम से बच्चे में सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम में बढ़ावा मिलता है। जैसे है मोर नॉलेज अदर्स, अन्य सक्षम कारक मोर नॉलेज अदर्स, इसको कहते हैं MKO मतलब मोर नॉलेज अदर्स। मोर नॉलेज अदर्स का मतलब ये हुआ जैसे बच्चा है, बच्चा को सिखाने वाला उससे ज्यादा जानकार हो, मतलब बच्चा से ज्यादा समझदार जो व्यक्ति होता है उसी को MKS कहते हैं। जैसे अधिगम की प्रक्रिया में कोई भी वह व्यक्ति जो बालक की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान हो और किसी भी प्रकार से बालक की ज्ञानार्जन में मदद कर सके, MKO होगा। अर्थात बालक से अधिक ज्ञानार्जन उसके अंदर हो, बालक को किसी चीज में वो मदद कर सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, MKS कहते हैं। बालक की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान हो और बालक के ज्ञानार्जन में व्यक्ति मदद कर दे तो वो जो हो क्या होगा, MKO होगा, मोर नॉलेज अदर्स होगा। MKO से अंतःक्रिया करके अधिगम में सहायता लेकर अधिगम प्रक्रिया को अधिक सरल होगा। इस तरह से बालक जो है क्या करेगा, MKO मोर नॉलेज अदर्स, जिसको उससे ज्यादा नॉलेज है उससे सहायता लेकर के और बालक अंतःक्रिया करके जो है अधिगम प्रक्रिया को सरल और सहज बना लेगा। और निजी भाषा में संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक रूप से दक्ष हो जाते हैं। अब बच्चा जो है जो सीखता है वो अपनी मातृभाषा या निजी भाषा में ही ज्यादातर सीखता है, क्योंकि निजी भाषा में ही लोग छोटे से वो बोलता है, बातचीत करता है, तो उस भाषा में MKO कोई मिल जाता है, अर्थात उससे बड़ा हो और ज्ञान उसको कुछ ज्ञान बता सके, हेल्प कर सके, तो उस भाषा में तो जो है निजी भाषा में संप्रेषण होकर के वो अधिगम के स्तर को बेहतर बना सकता है। दूसरा सिद्धांत, दूसरा जो कारक बताए इन्होंने, कठिनाई क्षेत्र, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास स्तर। कठिनाई क्षेत्र का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पारस्परिक विकास स्तर। कठिनाई क्षेत्र को इन्होंने दो भागों में बांटा है, पारस्परिक विकास स्तर, ZPD समीपस्थ विकास मॉडल जिसे बोलते हैं, समीपस्थ विकास मॉडल। और ये जो है समीपस्थ विकास मॉडल ZPD किससे प्राप्त करेगा, वो MKO की आवश्यकता से, और संभावित विकास स्तर होता है, फिर उसका कैसे विकास होगा। समीपस्थ विकास मॉडल ZPD संज्ञानात्मक कौशलार्जन के क्षेत्र में उभरा हुआ अधिगम कठिनाई क्षेत्र है, जहां बालक अपनी अधिगम प्रक्रिया को शिथिल महसूस करता है और चाहता है कि कोई हमको इससे उधार ले। बालक कोई चीज सीख रहा होता है तो उसके सीखने में जब कठिनाई आती है, जो कठिनाई क्षेत्र आता है उसी को हम कहते हैं ZPD कठिनाई क्षेत्र, जिसे कहते हैं ZPD समीपस्थ विकास मॉडल। तो उस कठिनाई क्षेत्र से उबरने के लिए, ZPD से उबरने के लिए जो बालक है अपने से वरिष्ठ किसी व्यक्ति को जो उसको ज्ञान अर्जन करा सके उसकी मदद ले करके अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है। जो उसकी अधिगम प्रक्रिया शिथिल हो गई थी, उस शिथिल प्रक्रिया को MKO से मदद लेकर के ZPD कठिनाई क्षेत्र को खत्म करके अपना
ज्ञानार्जन जो शिथिल हो गया था उसको फिर प्रगतिशील कर सकता है। उसके बाद आता है ऐसे कठिनाई क्षेत्र को पार करने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक गुणों से प्रशिक्षण हेतु बायोटी ने खेल के महत्व पर बल दिया है। उनका मानना है खेल व्यवहार पर नियंत्रण करता तथा व्यवहार को संगठित करता तथा आत्मनियंत्रण का विकास करता है। यही गुण बालक को जेडपीडी पर विषय प्राप्त करने में सहायक होते हैं और अधिगम प्रक्रिया को शिथिल नहीं पड़ने देते हैं। तो उन्होंने बताया कि बालक अगर सीख रहा है, सीखने की प्रक्रिया में शिथिलता आ जा रही है, जेडपीडी आ जा रहा है, कठिनाई क्षेत्र आ जा रहा है, अगर बालक जो है खेल के माध्यम से, बायोगोत्सी ने खेल के महत्व को बताया कि जेडपीडी अगर आ गई है तो खेल, बच्चा दोस्तों के साथ खेल खेलता है तो खेल खेलने से उसके क्या होगा, व्यवहार में नियंत्रण होगा और व्यवहार उसका संगठित होगा, अपने पे आत्मनियंत्रण करेगा और जो कठिनाई क्षेत्र है, जेडपीडी है, उससे वो निजात पाएगा और अधिगम प्रक्रिया शिथिल नहीं होगी। अर्थात खेल के माध्यम से अगर बालक खेलता है तो उससे उसमें आत्मनियंत्रण आएगा, संगठित व्यवहार गठित होगा और उसके बाद नियंत्रण आएगा उसके अंदर और लोगों के गुणों को जो है आत्मसात करेगा और जो जेडपीडी के माध्यम से, कठिनाई क्षेत्र के माध्यम से उसके अंदर शिथिलता आ जा रही थी वो नहीं आएगी। तीसरा है पाइट या पाड़ बांधना या स्कैफोल्डिंग। पाइट या पाड़ बांधना इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन। तो पाइट या पाड़ बांधना हिंदी में है, कठिन है, स्कैफोल्डिंग सरल है, स्कैफोल्डिंग ही ज्यादा बोला जाता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत सहायता आधारित अधिगम का समर्थन करता है। सहायता आधारित अधिगम का समर्थन करने पर बल देता है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान कठिनाई क्षेत्रों को पार करने में बालक की आवश्यक रूप से अस्थायी मदद की जाए। इसी दिशा में स्कैफोल्डिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें अधिगम के दौरान बालक अपने से बड़ों, मित्रों, रिश्तेदारों या किसी अन्य परिपक्व व्यक्ति से अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए मदद लेना है, परंतु यह मदद सही समय, सही मात्रा में और सही स्वरूप में प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा यह सहयोगी सिद्ध नहीं हो। स्कैफोल्डिंग का मतलब हुआ कि बालक कोई चीज सीख रहा है, सीखने में अगर उसको कठिनाई आ रही है तो अपने से बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से जो उसकी मदद कर सकता है उससे मदद लेकर के और अपने ज्ञानार्जन को बढ़ा सकता है। और इस ज्ञानार्जन उस टाइम इसको करना है, अपने ज्ञानार्जन को उस टाइम अधिगम स्तर को बढ़ाना है जब उसकी जरूरत रहे। ऐसा नहीं है कि उसकी जरूरत आज है और 10 दिन बाद कोई बताएगा तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब वर्षा उस टाइम हो रही जब हमारी कृषि बर्बाद हो गई, उससे नहीं मतलब है। स्कैफोल्डिंग का प्रयोग उसी समय, उसी टाइम और उसी मात्रा में, उसी स्वरूप में, उसी टाइम हो जब बच्चे को जरूरत हो। बच्चा कोई चीज पढ़ रहा है, उस टाइम उसको अगर कठिनाई महसूस हो रही है तो कोई व्यक्ति, माँ हो गया, उसका बड़ा भाई हो गया या उसकी बड़ी बहन हो गई, उस टाइम कोई उसको मदद कर देता है तो उसके पढ़ने की प्रक्रिया में, अधिगम करने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होगी। यही प्रक्रिया जो है स्कैफोल्डिंग है। इस पर स्कैफोल्डिंग में प्रयुक्त विधियां, किस विधियों के द्वारा स्कैफोल्डिंग किया जाता है? सूचना देकर, किसी बालक को कोई सूचना देकर के स्कैफोल्डिंग, प्रोत्साहित करके, कोई बच्चा पढ़ने में शिथिल हो गया उसको प्रोत्साहित कर दें जिससे वो पढ़ने लगे। उसके बाद सारांश देकर, कोई तथ्य है उसको समरी बता करके उसको प्रोत्साहित कर दे। विकल्प दे करके, कोई जो है विकल्प दे दे, क्वेश्चन पूछ करके विकल्प दे दे, बच्चा बता दे। उसके बाद संक्षिप्तीकरण के द्वारा किसी बड़े पाठ को पढ़ करके उसका संक्षेप में बेहतर तरीके से बता करके स्पष्टीकरण दे दे। किसी चीज को पढ़ करके उसके बारे में स्पष्टीकरण दे दे कि इसमें ये चीज है, ये चीज है, स्पष्ट कर दे। और प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रश्नों को कोई पाठ पढ़ा करके उससे प्रश्न पूछ लें और वो बच्चा उसका उत्तर दे रहा है, इसका मतलब है कि जो है हम उसको सहयोग किए, उसके माध्यम से, स्कैफोल्डिंग के माध्यम से उसके अंदर सुधार आया। तो ये जो है वाइगोत्स्की ने जो 3 आधार बताए हैं, MKS,
जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से बालक अपने अधिगम स्तर में विस्तार कर सकता है। अब हम वायोगतिकी का जो सिद्धांत पढ़े थे उससे निकलने वाले कुछ की पॉइंट हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। एक है पारस्परिक शिक्षण, है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग या पारस्परिक शिक्षण क्या होता है? कक्षा में छात्र व अध्यापक दोनों मिलकर किसी शिक्षण बिंदु को पारस्परिक विकसित करें तो उसे पारस्परिक शिक्षण बिंदु कहते हैं। मतलब किसी कक्षा में अध्यापक और छात्र आपस में मिल करके किसी सिद्धांत को डेवलप कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को पारस्परिक शिक्षण कहते हैं, पारस्परिक शिक्षण बिंदु कहते हैं। मतलब आपस में जो है मिल करके कोई नया चीज खोज लेते हैं तो उस प्रक्रिया को पारस्परिक शिक्षण बिंदु कहते हैं। इसमें अध्यापक 2-4 छात्र मिलकर के कार्य करते हैं। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम या संगठित अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग या ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अलग अलग स्तर के लोगों को शामिल करना संगठित अधिगम। प्रसिद्ध वक्ता, प्रसिद्ध प्रोफेसर, नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों तथा कक्षा में दक्ष बालकों द्वारा कमजोर बालकों की मदद कराकर ये सब मिलाकर एमक्यू की भांति कार्य करते हैं और बालकों को जेडपी में मदद करते हैं। इसमें क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्र के जो अच्छे जानकार होते हैं उनसे मिल करके हम जो है बातचीत करके जब कार्य करते हैं, सभी कई भाषाओं से जुड़े हुए, कई क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों से मिल करके इकट्ठा होकर के हम जब बातचीत करते हैं तो किसी मैटर पे, तो वो संगठित अधिगम होता है। संगठित अधिगम एक एमकेओ है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है बालक में जो कठिनाई होती है उसको दूर करने में मदद करती है। जो जेडपी होता है, जेडपीडी होता है, एमकेओ के माध्यम से उसको विभिन्न तरह के प्रतिष्ठित लोगों से मिल करके बातचीत करके उस समस्या का सोल्यूशन निकालते हैं, अर्थात जो कठिनाई है उसकी मदद करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण है, कल्चरल टूल्स कुछ बताए हैं इनके द्वारा। जो वायोगतिकी है इनके द्वारा कुछ कल्चरल टूल्स बताए गए। वायोगतिकी के अनुसार बालक में अंतःक्रिया करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग होता है वह अंतःक्रिया के सांस्कृतिक उपकरण कहे जाते हैं। जिस क्रिया के द्वारा बालक जो है अंतःक्रिया करके कोई कार्य करता है, अधिगम स्तर पर पहुंचता है, उसके सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं। सांस्कृतिक उपकरण में को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सजीव उपकरण। सजीव उपकरण में क्या होता है, एमकेओ बताए ना कि एमकेओ में अध्यापक हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, या बालक से जो थोड़ा सा एज में बड़ा हो और जो उसको बता सके, जो चीज पूछ रहा है उसको बता सके, वो जो है सजीव में आते हैं। निर्जीव में क्या आता है? निर्जीव में 2 होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक होता है सांकेतिक। वास्तविक में रियल टूल्स क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान देने वाला। प्रत्यक्ष ज्ञान देने वाला जैसे टीवी हो गया, वीडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सब चीजों से प्रत्यक्ष दिखाई दिया जाता है कि यहाँ पे चीज हो रही, यहाँ पे चीज हो रही, तो ये वास्तविक टूल्स हैं। सांकेतिक टूल्स हैं, जैसे सांकेतिक टूल्स में ग्लोब है, मैप है, ग्राफ्स है, इसके द्वारा हम बता सकते हैं एशिया है, अफ्रीका है, मैप में दिखा सकते हैं, ग्लोब या मैप में। और उसके बाद जो है ग्राफ के माध्यम से बता सकते हैं कि कहाँ जनसंख्या कम है, कहाँ अधिक है, इस तरह से। अब हम प्याजे के संज्ञानात्मक विकास और वायोगतिकी का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम में कुछ विशेष अंतर है। जैसे प्याजे का संज्ञानात्मक विकास जो है खोज पर आधारित है, जबकि वायोगतिकी का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम जो है सहायता पर आधारित है, सहायता आधारित अधिगम है। अब प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में बालक स्वयं अकेला ज्ञान की खोज में आगे बढ़ता है, और वायोगतिकी के सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम में एमकेओ की सहायता से अधिगम मार्ग में आगे बढ़ता है। एमकेओ की सहायता मतलब अपने से बड़े लोगों की मदद लेकर के, जो उससे अधिक जानकार है। तीसरा पॉइंट, प्याजे के अनुसार अधिगम और परिपक्वता संज्ञानात्मक विकास का मूल आधार है। इसमें अधिगम और परिपक्वता को माना गया है, और सामाजिक कारकों के साथ अंतःक्रिया, सामाजिक कारक जो है उसके साथ अंतःक्रिया को अधिगम का मूल आधार होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, इसमें प्रारंभ में बालक स्व केंद्रित
होता है, बाद में चिंतनशील बनता है। और वाइगोत्स्की का में है कि बाल्यावस्था में निज भाषा चिंतन पैदा होती है। इस प्रकार से मैंने वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत है इस पर हमने बेहतर समझ बनाई और उनके पूरे की पॉइंट्स को मैंने देखा। अब आप लोग हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और बेहतर कमेंट करिए, जिससे मैं आपके प्रोत्साहित होकर आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।